शादी के कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरी 16 साल की बेटी मेरे दूसरे पति के आसपास ही घूमती रहती है और मेरे पति भी अक्सर आधी रात को उठकर मेरी बेटी के कमरे में चले जाते थे। जब भी मेरी आंख खुलती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आप इतनी रात को कहाँ गए थे, तो वो कहते थे रिया को डर लग रहा था, इसलिए उसी के कमरे में सो गया था। एक दिन की बात है, जब मैं काम से वापस आई तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काफी देर बाद मेरे पति ने दरवाजा खोला। उनका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था, जैसे वो कोई शारीरिक मेहनत करके आए हों। जब मैं घर के अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बेटी भी घबराई हुई सी बैठी है। उसने जल्दी से बेड की चादर समेटी और बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई। बाथरूम के अंदर से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गई थी कि वो बेडशीट धुलने गई है। मैं काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, पर वो अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। कुछ टाइम बाद वो नहा धोकर निकली और उसने चादर सूखने डाल दी। मुझे शक तो हो रहा था, पर मेरा दिमाग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक दिन मैं काम पर नहीं गई और अपनी बेटी के कमरे में ही छुप गई। कुछ देर बाद मेरे पति मेरी बेटी के कमरे में आए और फिर जो मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को ही कोसने लगी कि अगर मैंने अपनी बेटी को अपने दूसरे पति के साथ अकेला ना छोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। हेलो दोस्तों, आज की इस हैरान कर देने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन वो हमें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाई दोनों को दिल्ली भेज दिया था। हम दोनों भाई बहन दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। दिल्ली में ही मेरी मुलाकात अंकित से हुई थी। वो हमारा सीनियर था। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम अंकित से मदद ले सकती हो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो कभी कभी मैं अंकित से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती थी। धीरे धीरे मुझे अंकित का नेचर बहुत पसंद आने लगा था और मैं उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। मैं ना चाहते हुए भी उसके करीब होते जा रही थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। कुछ समय बाद अंकित की नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, पर अभी भी हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आ रही थी। पर अब अंकित के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे थे। कुछ दिनों बाद अंकित ने मुझसे बात करना भी कम कर दिया था। मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, पर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। इसी बीच मेरे भाई की भी नौकरी लग गई और वो भी दूसरे शहर चला गया। अब मैं दिल्ली में अकेली रह रही थी। कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी का फोन आया। वो बोले, बेटा समय खराब मत करो, तुम भी घर आ जाओ, मैं एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैंने पिताजी की बात मान ली और घर जाने के लिए निकल गई। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, मैंने देखा कि अंकित वहां खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। वो बोला, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी और से करवाने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, मैं अपने पापा को मना नहीं कर सकती और हमारी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों अलग जाति से हैं। पर अंकित मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और इतना कहकर वो रेलवे लाइन पर बैठ गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मुझे अंकित या पापा में से किसी एक को चुनना था, इसलिए मैंने अंकित को चुना और हमने एक मंदिर में शादी कर ली। अब अंकित मेरा पति बन चुका था। जब मैं उसके साथ अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता ने अपनी छाती पीट ली। मेरे पिताजी अपना सर पड़कर जमीन पर बैठ गए और मेरी माँ से बोले, मैंने कहा था ना कि जवान लड़की को घर से बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो, पर तुम नहीं मानी। अब तुम खुद देखो इसने क्या किया है। ये पूरे समाज में हमारी नाक कटाकर आई है। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला और ना ही वो मेरी किसी बात का जवाब दे रहे थे। मेरी माँ भी बस रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं समझ चुकी थी कि 20 दिन के प्यार के लिए मैंने अपने माता पिता के 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था,
क्योंकि मैं अंकित से शादी कर चुकी थी और उसकी पत्नी बन गई थी। धीरे धीरे मेरे गांव वालों को भी इस बात की भनक लग गई थी और सब मेरे घर के आसपास इकट्ठा होते जा रहे थे। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जाति से बाहर शादी की थी। गांव में पंचायत बैठने वाली थी और वहां हमारे भविष्य का फैसला होने वाला था कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए या हमें सजा मिलनी चाहिए। उन नाजुक परिस्थितियों में भी मेरे पापा ने मेरा साथ दिया और मेरी खुशी के लिए मुझे और अंकित दोनों को गांव से सुरक्षित बाहर निकालकर शहर भेज दिया। मेरे पापा अच्छे से जानते थे कि गांव में पंचायत बैठने का मतलब क्या होता है। पंचायत बहुत ही कठोर सजा देती है और पंचायत का हुक्म सबको मानना होता था। अपने गांव से आने के बाद हम दोनों अंकित के घर गए, पर उसके घर वालों ने भी हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब हमें कहीं भी जगह नहीं मिली तो हम वहीं पहुंच गए जहां अंकित नौकरी करते थे। मैं अंदर से परेशान तो जरूर थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मैंने अपने प्यार से ही शादी की है और भविष्य में अपने पापा से भी मिलने की उम्मीद थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, मेरा और अंकित का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। फिर वो दिन भी आया जिस दिन का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। हमारी जिंदगी में हमारी बेटी रिया आई। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। जब रिया पैदा हुई थी तो मेरे पापा पहली बार मेरे घर आए थे। हम सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। किसी ने सच ही कहा है कि जिस शादी को माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता, वो शादी कभी सफल नहीं हो पाती है, और हमारे साथ भी यही हुआ। जब रिया 12 साल की थी तब अंकित का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनके मरने के बाद तो हमारी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। हमारे सारे घर वाले हमसे इस हद तक नाराज थे कि कोई उनकी अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया। हमारे लिए तो सब खत्म हो चुका था, पर एक अच्छी बात ये थी कि पति की मौत के बाद उनकी नौकरी मुझे मिल गई थी और इस नौकरी की वजह से मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कर पा रही थी। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होती तो हम माँ बेटी भूखों मर जाते। पति की मौत के 2 साल बाद मैं अपने मायके में ही रहने लग गई थी। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा, पायल बेटा, कब तक ऐसी मायूसी भरी जिंदगी जियोगी? जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं कटेगी। रिया को एक पिता की और तुम्हें एक पति की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं किसी से तुम्हारी शादी के लिए बात करूं? मैंने पापा का इतना दिल दुखाया था कि मैं इस बार उनको मना नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने मेरी शादी अपनी मर्जी के लड़के से करवा दी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पर जाते थे और मेरी छुट्टी सिर्फ संडे को ही होती थी। शुरू में हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था और 3 साल हंसी खुशी से निकल गए। मेरी बेटी रिया भी 16 साल की हो चुकी थी और अब मुझे उसकी भी चिंता होने लगी थी। वो अपने सौतेले पिता के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी थी। अगर उसे कहीं बाहर भी जाना होता था तो अपने पापा के साथ ही जाती थी। यहाँ तक कि मेरे दूसरे पति कभी कभी अचानक रात में उठकर उसके कमरे में चले जाते थे और वहीं रात बिताते थे। कुछ दिनों तक तो मुझे ये पता ही नहीं चला, पर जब एक सुबह मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरी बेटी के कमरे से निकल रहे हैं। उनके उठने के बाद मेरी बेटी बेडशीट की चादर उठाकर बाथरूम में चली गई और फिर नहाकर बाहर आई। पहले दिन तो मुझे शक नहीं हुआ, पर अब ऐसा रोज ही होने लगा था और मैं सामने से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह आदमी बेशक मेरा दूसरा पति था, लेकिन रिश्ते में तो रिया उसकी बेटी ही लगती थी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पीठ पीछे ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी को रोज ही बेडशीट की चादर धुलनी पड़ती है। एक दिन मैं जानबूझकर दोपहर को जल्दी घर आ गई। उस दिन मेरे पति की छुट्टी थी और वो ऑफिस नहीं गए थे। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति की बाइक अंदर ही खड़ी है। इसका मतलब वो ऑफिस नहीं गए हैं। इसके बाद मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। काफी देर बाद मेरे पति ने दरवाजा खोला। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था, जैसे वो कोई शारीरिक मेहनत करके आए हों। मैंने गुस्से में पूछा, आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो बोले, हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं टंकी ठीक कर रहा था। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, पर रिया कहाँ है? वो तो दरवाजा खोल सकती थी ना। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, रिया नहाने गई है, और इतना कहकर वो अंदर चले गए।
पर मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा था कि टंकी खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा है, तो फिर रिया बाथरूम में क्या कर रही है। मेरे दिमाग में शक का कीड़ा उछलने लगा था और वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं पता करके रहूंगी कि मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या होता है। उस दिन मैंने रोज की तरह अपने सारे काम खत्म किए और रात को जल्दी सो गई। सुबह उठकर मैं रोज की तरह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं गई। मैं छुप छुपा कर किसी तरह से अपनी बेटी के कमरे तक पहुंच गई और वहीं पर छुप गई। मेरे पति और मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूं। तभी कुछ देर बाद मेरे पति मेरी बेटी के कमरे में आ गए। रिया अपने बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पति ने उससे कहा, रिया तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर रिया के कमरे में आई और रिया का चेकअप करने लगी। कुछ देर बाद उस लेडी डॉक्टर ने मेरे पति से कहा, आप रिया को कल अस्पताल ले आना, मैं आगे का चेकअप वहीं करूंगी। रिया घबराते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा आपको पता है ना कि मैं अस्पताल नहीं आ सकती, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेडी डॉक्टर बोली, तो तुम अपनी मम्मी को ये सब क्यों बताओगी? तुम्हारी मदद भी यही इंसान करेगा जो तुम्हारा पाप छुपाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। ये सुनकर मुझे रहा नहीं गया। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तुरंत बाहर निकली और अपने दूसरे पति के थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, मुझे पता चल गया है कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तू इतना घटिया आदमी निकलेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वो बोले, पायल तुम गलत समझ रही हो, रिया मेरी भी बेटी है, प्लीज तुम एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि रिया से कुछ महीने पहले एक गलती हो गई थी और मैं तो बस अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा था। रिया एक लड़के से प्यार करती थी। एक दिन उस लड़के ने रिया को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और धोखे से उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। उसके बाद उसने और उसके दोस्तों ने रिया के साथ गलत काम किया और उसे रोड पर फेंक दिया। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसने मुझसे कहा कि एक लड़की उसके घर के सामने बेहोश हालत में पड़ी हुई है और उसे सिर्फ आपका नंबर ही याद है। मैं आधी रात को रिया को घर वापस लाया था और वो जिस हालत में मुझे मिली थी, अगर मैं उस समय तुम्हें सारी सच्चाई बता देता तो तुम यह सब कुछ सहन नहीं कर पाती। इसलिए यह बात मेरे और रिया के ही बीच में रही। कुछ समय बाद रिया ने मुझे बताया कि वो पेट से है। अगर यह बात बाहर आ जाती तो रिया की बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने चुपचाप एक डॉक्टर को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। रिया को कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और यही वजह है कि जब भी तुम उसके कमरे में जाती हो, वह अपनी बेडशीट उठाकर धोने चली जाती है। वो कहती है कि मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको एक नया दुख दे दूं। कभी कभी रिया रात में बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए मैं उसके पास सोने चला जाता हूं ताकि रात में उसको अकेलापन महसूस ना हो। मुझे पता है कि मैं उसका सगा पिता नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं रिया को एक पिता का प्यार दे सकूं। यह सब सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल चुकी थी। अगर आज अंकित जिंदा होते तो शायद वो भी रिया को इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार मेरे दूसरे पति उससे करते थे। मैं तुरंत ही उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैंने एक अच्छे इंसान पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना